अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर फॉर दिस बुक। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही थी। पार्ट ए और पार्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट सी जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट बेटे। पार्ट सी आपका दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। उसमें आगे फिर फर्दर पार्ट्स हैं। पार्ट 1.1 आपको दिया हुआ है, इन व्हाट यूनिट यू विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ डिफरेंट टाइप की जो है आइटम्स जो हैं वो दी हुई हैं और आपने बताना है कि उनको किस यूनिट में जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। पहली चीज़ ए पार्ट आपको दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ए 5 रुपी कॉइन। जो 5 रुपीज़ का कॉइन होता है बेटे, उसको जो है आपने किस यूनिट में जो है वो मेजर करोगे, तो आपका आंसर होगा मिलीमीटर। आप लोग ऐसे मिलीमीटर करें और साथ ब्रैकेट में स्मॉल एम जो है वो राइट करें। क्लियर। नंबर बी, लेंथ ऑफ अ बुक। अगर आपकी जो बुक है उसकी लेंथ आपने किस तरह मेजर करनी है, किस यूनिट में करनी है, तो बेटे योर आंसर इज सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में जो है अपनी बुक की लेंथ जो है उसको मेजर करोगे, सेंटीमीटर लिखोगे और ब्रैकेट में आपने स्मॉल सी स्मॉल एम जो है cm जो है वो लिखोगे। नंबर सी, लेंथ ऑफ ए फुटबॉल फील्ड। जो फुटबॉल की फील्ड है बेटे उसकी लेंथ जो है, क्योंकि वो बड़ा यूनिट अब चीज़ है, सेंटीमीटर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। एम कैपिटल लिखना है यहाँ पे, METER मीटर, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, स्मॉल एम। नंबर डी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। 2 सिटीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे मेंशन करोगे बेटे, किलोमीटर के साथ किलोमीटर लिखोगे। ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, स्मॉल के स्मॉल एम। ब्रैकेट में जितने भी आप सिंबल इनके लिख रहे हो, सिंबल आपने हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। कैपिटल में लिखोगे आपका आंसर रॉन्ग होगा। मेरी बात को याद रखना है, पेपर्स तक याद रखने हैं। क्या लिखना है आपने, सिंबल्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ई पार्ट, मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसका मैस अगर आपने फाइंड करना है तो आप किस में करोगे बेटे, ग्राम, GRAM। ये मैस का जो है यूनिट है ग्राम। जी कैपिटल होगा, लेकिन जब इसका सिंबल लिखोगे तो स्मॉल g लिखोगे। क्लियर। आगे चले नंबर एफ पे, मैस ऑफ योर स्कूल बैग। आपका जो स्कूल बैग है उसका मैस आपने फाइंड करना है, तो किस यूनिट में फाइंड करोगे, उसको आप फाइंड करोगे किलोग्राम में। किसको, किलोग्राम में। और इसका यूनिट जो है वो जब हम सिंबल लिखेंगे तो KG लिखेंगे, K भी स्मॉल G भी स्मॉल। ऊपर जो मैंने बताया था ना कॉइन का, वो ग्राम में करेंगे हम लोग। जो छोटी चीज़ होती है ना जिसका वेट कम होता है उसको हम ग्राम में मेजर कर लेते हैं। जैसे कॉइन था, स्कूल बैग का वेट ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम बड़ा स्केल यूज़ करते हैं, डैट इज़ किलोग्राम। नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। आपके जो क्लास के पीरियड्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है उसको आप किस यूनिट में मेजर करते हैं बेटे। इतना कॉमन सा और इजी सा है, तो बेटे उसका आंसर क्या होता है, मिनट्स। मिनट्स ही होते हैं ना, कितने मिनट का पीरियड है, 30 का है या 40 का है, तो उसमें आप लोग लिखोगे मिनट्स। मिनट्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, MINUTES, एम कैपिटल डालोगे। और जब आप इसका सिंबल लिखोगे तो मिनट का सिंबल क्या होता है, MIN। एम भी स्मॉल, I भी स्मॉल और N भी स्मॉल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं नंबर H की तरफ हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ए पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए कार। कार के टैंक में जो आप पेट्रोल डलवाते हो तो वो कौन सा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लीटर, LITER। आप लोग ने कभी नोट किया होगा ना, गाड़ी में जो फ्यूल डलता है आपकी, कि हम कहते हैं ना कितने लीटर डलवाना है, 40 लीटर है या 30 लीटर है, तो वहाँ पे लीटर जो है वो यूज़ होगा, LITER। और इसका जो सिंबल है वो क्या आप लिखोगे, यहाँ पे आपने सिंबल जो लिखना है ना, ज़्यादातर सिंबल जो है ना वो स्मॉल ही लिखते हैं, लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं। तो जो L है उसको आपने क्या लिखना है बेटे, ये ऑलवेज रिमेंबर, इसको भूलना नहीं, लीटर का सिंबल जो है वो कैपिटल L होता है। ठीक है, क्लियर है। जो मैंने आपको पहले बात की थी ना, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो सिंबल्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। एक्सेप्शन होती हैं 1-2, उसमें से एक लीटर भी है। लीटर का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल L है। क्लियर है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में जो टाइम लगेगा तो उसका यूनिट क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मिनट, M कैपिटल, मिनट, MINUTE मिनट। और उसको ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, MIN स्मॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ आप लोग। अगर आपकी बुक आपको नज़र आ रही है यहाँ पे बेटे, 1.2 क्वेश्चन नंबर आपका है 1.2, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो टेलर के लिए जो है वो किस तरह हेल्पफुल है, तो आप सिंपल इसका बता दोगे
कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम है डैट इंश्योर्स दैट द टेलर मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड एनेबलिंग प्रॉपर फिटिंग फॉर गारमेंट्स, यानी कि वो भी अगर यही बेटे ये मेजरमेंट यूज़ करेगा तो मेजरमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होंगी, एक्यूरेट होंगी और गारमेंट्स की फिटिंग जो है वो क्या होगी, प्रॉपर होगी। लिख लोगे? दोबारा मैं डिक्टेट बोल देती हूँ, आप लोग राइट कर लें। अ स्टैंडर्ड सिस्टम इंश्योर दैट द टेलर मेजरमेंट्स आर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट एनेबलिंग प्रॉपर फिटिंग फॉर गारमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.3 बेटे, मिनिमम आपको यहाँ पे स्क्रू गेज जो है उसकी रीडिंग दी हुई है और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है सॉरी जो आपको सब्सटेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है, स्टील रॉड। आपने स्टील रॉड की जो है थिकनेस फाइंड करनी है, आपको थिम्बल की जो है रोटेशन बता दी है और जो है स्क्रू गाज जो है उसकी भी रीडिंग बता दी है। अब आपने जो है वो थिकनेस फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप इसको मेरे साथ साथ जो है वो करते जाएं। क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे, हम करेंगे बेटे आपका क्वेश्चन मैं करूँगी यहाँ पे, इधर आ जाते हैं हम लोग। पार्ट सी है और क्वेश्चन है आपका 1.3, मेरे साथ साथ करते जाओ। क्लियर हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम मेंशन पहले कर दें पार्ट सी का ये कौन सा है, 1.3 मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इसको मेरे साथ साथ जो है वो करते जाओ। नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन दी हुई है हमें, पहले हम वो करेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो कितनी दी हुई है आपको, 100, ठीक है। आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है 100 डिवीजन जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है स्मॉलेस्ट डिवीजन। डिवीजन स्केल रीडिंग आपकी बेटे किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है पिच ऑफ द स्क्रू गार्ड्स, और वो किसके इक्वल है, वो है 1 mm। क्लियर है। अब आपने फाइंड करना है लीस्ट काउंट। जब मैंने आपको स्क्रू गॉज पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका जो है इक्वेशन बताई थी कि हम कैसे लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। पिच ऑफ द, यहाँ पे पिच ऑफ स्क्रू गाज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये स्क्रू गाज की लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको लिख दिया। अब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। आपको रीडिंग जो आपके क्वेश्चन में दी है डैट इज़ 1 mm डिवाइडेड बाय 100। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 mm, तो लीस्ट काउंट क्या आ गया हमारा 0.01 mm जो है वो आपका लीस्ट काउंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बेटे थिकनेस ऑफ द रॉड। यहाँ पे आप मेंशन करो थिकनेस ऑफ रॉड। अब हमने फाइंड करनी है। पहले यहाँ पे आप लोग लिख लो 0 एरर, प्लस माइनस 0.0 mm। फिर यहाँ पे लिखो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी है 9 mm, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी दी हुई है बेटे, हमें दी हुई है 9 mm। अब हमने उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग देखनी है, ठीक है। सर्कुलर स्केल यहाँ पे आप मेंशन करो डिवीजन
इन फ्रंट ऑफ इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने हम देखेंगे तो वो कितनी दिए हुए हैं, हमने दिए हुए हैं 70 डिवीजन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेंशन करो कि मैं यहाँ से कहाँ से लिखती जा रही हूँ रीडिंग, बेटे इधर देखो ज़रा, ये आपकी डायग्राम है बुक में दी हुई है, ये इंडेक्स लाइन है, इसके सामने सर्कुलर स्केल की क्या रीडिंग आ रही है, गौर से देखो, ये 70 दी हुई है हमें, 70। क्लियर है? तो ये, और जो मैंने पहले क्या किया था, मैंने मेन स्केल की जो रीडिंग ली थी वो क्या ली थी, 9 mm ली थी। वो कैसे 9 mm ली थी, ये 0, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 9, एंड वाली लाइन क्या है, 9 है। तो ये मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, 9 होगी। और फिर हम सर्कुलर स्केल को देखते हैं कि वो इस स्केल की कौन सी लाइन इसके साथ मिल रही है, तो बेटे 70 वाली मिल रही है। क्लियर हो गया, पता चल गया कि मैंने ये रीडिंग्स कैसे ली हैं। ये मेन स्केल की रीडिंग हमारी आ गई 9 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो कितनी आ गई आपकी फ्रंट लाइन के साथ जो है वो क्या है, 70 डिवीजन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो फाइंड करेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग वो क्या होगी बेटे, आप क्या करोगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 70 mm, यानी कि मिलीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जर्व डायमीटर, OBSERVED डायमीटर, जो आपसे पूछा गया है। आप क्या कर लोगे, 9 mm प्लस 0.70 mm, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 9.70 mm। और करेक्ट डायमीटर नीचे लिखते होते हैं हमेशा, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको कराया था, करेक्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू 9.70 mm प्लस माइनस क्या हम यहाँ पे करेंगे, 0.0 mm, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.61 mm। क्लियर, ये आपका हो गया करेक्ट डायमीटर। क्लियर है, ये आप लोगों ने एज इट इज़ जो है न्यूमेरिकल अपने अपने रजिस्टर्स पे, अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लेना है। बल्कि ये आप लोग अगर करेक्ट डायमीटर इसको ना भी करो ना इतना, ये ठहरे ज़रा आप लोग एक सेकंड में ये बताती हूँ आप लोगों को, मैं कैलकुलेट करूँ इसको ज़रा आपको, मैं ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, एक जस्ट 1 सेकेंड बेटे, इसको आप उतारे, मैं बता रही हूँ आपको। 9.70 माइनस 9.70, इसका आंसर ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट योर डिज़ायर आंसर। इसका आंसर आएगा 9.7 mm ही आएगा, 9.70 mm। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ये आपने गलत बेटे कैलकुलेट किया है, मुझे भी गलत आपने बताया, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर बेटे 9.700 ही इसका आंसर आता है, और यही आपने मेंशन करना है। क्लियर हो गया, और ये आपकी जो आ गई है थिकनेस ऑफ द रॉड जो है वो हमारी अब आ गई। क्लियर है, उतार लिया सबने, आपने बेटे सबने उतार लिया। आपका पार्ट सी का 1.3 था, 1.3 मैंने कंप्लीट करवा दिया। इन द एंड जो है ये छोटी सी एक मिस्टेक, गलती से मैंने मिस्टेकनली ये वैल्यू लिख दी थी, ये वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू बेटे ये थी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने एज इट इज़ जो है राइट कर लेना अपनी अपनी नोटबुक्स पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। 1.3 हमारा कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं 1.4 की तरफ। You are provided a meter scale and a bundle of pencils. How can the diameter of pencil be measured using the meter scale with the same precision as that of vernier calipers? Describe briefly. Question number 1.14 जो है मैं आपको करवा रही हूँ।
1.4 क्वेश्चन नंबर 1.4 बेटे आपको मैं करवा दी हूँ कि आपने जो है आपको पूछा हुआ है कि आपने जो है आपको मीटर स्केल दिया हुआ है और बंडल ऑफ पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स हैं आपके पास और आपके पास जो है मीटर स्केल है। आपने पेंसिल का डायमीटर जो है मीटर स्केल के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ सकती है, ये आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.14 मैं आपको करवा रही हूँ। 1.14 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो बेटे आपने इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, इसको आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। नंबर 1 आप लोग क्या करोगे, अरेंज पेंसिल्स टाइटली इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने पहले पेंसिल्स को एक लाइन में जो है स्ट्रेट लाइन में इनको अरेंज करना है। फिर आपने टोटल लेंथ मेजर करनी है रो की, यानी कि जो रो आपने बनाई है पेंसिल्स की उनकी टोटल आप क्या करोगे, लेंथ मेजर करोगे। आपकी जो टोटल लेंथ आई है ना वो आपने नोट कर लेनी है। आपने मीटर स्केल से उसकी लेंथ मेजर कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने टोटल पेंसिल्स काउंट करनी है कि आपकी टोटल पेंसिल्स कितनी है। जितनी आपकी पेंसिल होती हैं, सपोज 12 पेंसिल्स हैं या आपकी 15 पेंसिल्स हैं, उनको आपने लेंथ के साथ क्या कर लेना है बेटे, आपने उनको लेंथ के साथ डिवाइड कर लेना है। आपकी कोई भी लेंथ आती है 50 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, उनको नंबर ऑफ पेंसिल्स के साथ डिवाइड करोगे। आपने क्या करना है, पेंसिल्स को अरेंज करना है इन स्ट्रेट लाइन। आपने अपनी जो रो आपने पेंसिल की पूरी बनाई है उस रो की लेंथ लेनी है और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स काउंट करनी है। जितनी आपकी लेंथ होगी उसको आपने नंबर ऑफ पेंसिल्स के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो आप लोगों को जो है वो क्या पता चल जाएगा बेटे, एग्जैक्ट जो है आपका जो डायमीटर है वो आपको जो है वो एग्जैक्ट आपको अपनी पेंसिल्स का पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि आपने पहले उनकी लेंथ ले लेनी है, पूरी पेंसिल्स को आपने रो में की फॉर्म में आपने उनको टाइटली स्ट्रेट लाइन में करना है। उस रो की लेंथ लोगे, जितनी लेंथ आएगी उसको नंबर ऑफ पेंसिल से जो है आप लोग डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो है अप्रोक्सीमेट डायमीटर जो है वो आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन 1.4 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ, ठीक है। The end of the meter scale is worn out. Where will you place a pencil to find the length? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अक्सर आपने देखा होगा बेटे कि आप लोगों के बैग्स वगैरह में जब स्केल होता है तो स्केल या तो आपका स्टार्ट से टूट जाता है या वैसे ही वो जो है वो ओवल शेप हो जाती है, ये फर्स्ट वाली रीडिंग जो है वो आपकी वहाँ से मिस हो जाती है, या अक्सर स्टूडेंट्स का स्केल मैंने देखा है एंड से ही टूटा होता है, ये एंड वाली रीडिंग जो है वो मिसिंग होती है। ऐसे केस में आपने रीडिंग कैसे लेनी है, सिंपल सी बात है। अगर आपके स्केल में देखो सपोज बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से आपका स्केल शुरू ही नहीं हो रहा, आपका स्केल 2 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, तो आपने जिस चीज़ की भी मेजरमेंट करनी है उसको आप 2 पे रखोगे। 2 से सपोज हम रखते हैं कोई भी पेंसिल है हमारी वो यहाँ तक 6 तक जाती है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 तक आपकी पेंसिल की रीडिंग गई, तो क्योंकि ये स्केल तो 2 से शुरू हुआ था ना, तो जब आपने रीडिंग यहाँ तक ली तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, आपने उसमें से ये जो रीडिंग आपकी नहीं थी आपके स्केल में, जो स्केल की रीडिंग टूट गई हुई थी, वो क्या कर लोगे आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सपोज आपने अगर 2 से लेकर आपने 7 तक मेजर किया है, क्योंकि मेजरमेंट तो आपने 2 से शुरू की है ना, 1 से तो शुरू ही नहीं की, तो आपकी मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर नहीं आएगी, आपकी मेजरमेंट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। इज दैट क्लियर? समझ आई इस बात की? तो इसका आंसर जो है वो आप किस तरह राइट करोगे कि अगर आपके मीटर्स जो स्केल है वो वॉर्न आउट हो जाता है, तो आपने अपनी पेंसिल को जो स्केल जो आपका विजिबल मार्क है ना वहाँ पे आपने अपनी पेंसिल को रखना है, और आपने जो है अपनी बोथ जो एंड्स हैं आपकी रीडिंग के वो आपने क्या कर लेने हैं, मेजर कर लेने हैं, और उसके बाद जो आपकी बाकी रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। सपोज करो बेटे, जैसे कि मैंने आपको भी मेजर करके दिखाया, ये आपके पास एक स्केल है, कोई भी स्केल है, ठीक है, जो आपका स्टार्ट यहाँ से आपका यहाँ से स्केल टूटा हुआ है, 0 से स्केल शुरू होता है, या यहाँ से इधर से ब्रेक डाउन है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 से कर लेते हैं, यहाँ से आपका स्केल है ही नहीं, और उसमें जो एक्चुअल रीडिंग आपको नजर आ रही है वो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है। आपने 2 पे पेंसिल रखी और आपकी पेंसिल 7 सेंटीमीटर तक आई, तो आप एक्चुअल रीडिंग इसकी क्या होगी, आप ये जो 1 सेंटीमीटर है जो आपके स्केल में आपको शो नहीं हो रहा था, आप 7 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपकी पेंसिल की एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया?
इसको जब आपको बेटे समझ आनी चाहिए कंसेप्ट की, तो आप लोग फिर जो है इसको खुद भी राइट कर सकते हो। आप सिंपली इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि जो भी विजिबल मार्क है वहाँ पे आपने जो है अपनी मेजरमेंट पेंसिल की रीडिंग लोगे और उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आपके जितने मार्क्स वहाँ से जो आपको नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि हमने 7 सेंटीमीटर आए, लेकिन उसको हमने उसमें से 1 माइनस किए तो वो 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन आपका है 1.6, वाई इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। वाई इट इज बेटर, ये बेटर क्यों है कि बेटे जो आपने मीटर स्केल के बिल्कुल क्लोज जो है आप ऑब्जेक्ट रखो, तो बेटे इसका ये हो सकता है कि जब हम बिल्कुल क्लोजली उसको रखते हैं मीटर स्केल के पास, तो ये जो है जो चांसेस ऑफ पैरालेक्स एरर होता है ना, जो एरर के चांसेस हैं उनको हम लोग कहते हैं पैरालेक्स, PARALLEX, पैरालेक्स एरर होते हैं। वो जो है पैरालेक्स एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, और आपकी जो रीडिंग है वो क्या आती है, एक्यूरेट आती है। क्लियर हो गया। आप इसका आंसर क्या दोगे कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के बहुत क्लोज जो है प्लेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके पैरालेक्स एरर के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ये जो मैंने वर्ड बोला पैरालेक्स एरर जो है बेटे, ये क्या होता है, ये एरर तब आता है जब आपकी आई जो है वो डायरेक्टली आपकी लाइन की मार्किंग के ऊपर नहीं होती। आप सिंपल बस इसका यही लिख लो कि मतलब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसके क्लोज होगा तो इसकी वजह से जो पैरालेक्स एरर है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 आपका जो है बेटे उसकी तरफ हम चलेंगे। व्हाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर ए क्वांटिटी करेक्टली। किसी भी क्वांटिटी को करेक्टली हमने मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्यों नीड है। तो बेटे सिंपल आप लिख लो कि स्टैंडर्ड यूनिट, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली बिकॉज दे इंश्योर, ये इंश्योर करवाते हैं कि मेजरमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होगी, एक्यूरेट होगी और इजीली अंडरस्टूड होगी दूसरे लोगों के लिए भी। तो आप इसको कैसे राइट करोगे, बिकॉज द स्टैंडर्ड वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट to measure a quantity correctly because they ensure that measurement are consistent, accurate and can be understood by others, ताकि हमारी जो मेजरमेंट्स है बेटे वो कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट हो और दूसरे लोगों के लिए भी उनको अंडरस्टूड करना जो है वो इजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। 1.8 सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज ए रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। ऐसे आपने कोई फिनोमेना बताना है, कोई नेचुरल फिनोमेना जिससे जो है एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता चल सके। कुछ के बस नाम लिख दो नेचुरल फिनोमेनास, ठीक है। नंबर 1 आप लोग लिख दो रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ इसका आंसर है बेटे एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि रीजनेबल एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड है। एक टाइम है उसका जो है रोटेशन ऑफ अर्थ का, ये नहीं कि आज टाइम ज़्यादा लगा है कल कम लगेगा परसों और टाइम लगेगा, नो, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एक्यूरेट टाइम है। नंबर 1 इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने देनी है कुछ नेचुरल फिनोमेनास की। नंबर 1 पे आप लोग लिख लो रोटेशन ऑफ अर्थ। नंबर 2 पे लिख लो वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम, और सीजियम एटम जो है ना बेटे एटॉमिक क्लॉक में भी यूज होते हैं। नंबर 2 पे आपने क्या लिखनी है एग्जाम्पल, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। नंबर 3 पे आप लोग लिख लो रेडियो एक्टिव डिके। क्लियर हो गया, ये 3 एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लो। नेक्स्ट आपका आता है 1.9 बेटे 1.9 है इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन ए वाइडर वेजल्स। वाई, जो आपकी वेजल्स वाइडर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, बहुत ऊपर से बड़ी बड़ी होती हैं, उनके अंदर मेनिस्कस को लोकेट करना डिफिकल्ट क्यों होता है, वाई, ये आपने बताना है बेटे। जो वाइडर वेजल्स हैं वहाँ पे मेनिस्कस को फाइंड आउट करना हार्डर होता है। वाई, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज उनका जो कर्वेचर होता है वो लेस प्रोनाउंस्ड होता है। उनका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, लेस प्रोनाउंस होता है, जो कि उसको फ्लैटर बना देता है और लेस विजिबल कर देता है। ये 3 मेन रीजन है, ये तीनों आप लोग राइट करोगे। कौन कौन से, उनका कर्वेचर जो है वो लेस प्रोनाउंस्ड होता है, दूसरा क्या है उनका कर्वेचर जो है फ्लैटर होता है, और तीसरा क्या है लेस विजिबल होता है। क्लियर हो गया।
और दूसरी चीज़ क्या आती है कि इसमें पैरेलैक्स एरर भी आ जाता है और रिफ्लेक्शंस की वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग जो है उसका मेनिस्कस जो है उसको हम लोकेट नहीं कर सकते, हमारे लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शंस भी आ जाती हैं उसकी वजह से भी और पैरेलैक्स एरर भी आ जाता है। यानी कि अब 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, रिफ्लेक्शन भी ऐड कर लो उसमें और पैरेलैक्स एरर भी जो है वो भी ऐड कर लो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डेप्थ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब और डेप्थ ऑफ ए बीकर। 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। एक पूछा है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब कैसे फाइंड करना है और दूसरी क्या चीज़ पूछी हुई है, डेप्थ ऑफ बीकर। इन दोनों चीज़ों को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे? तो बेटे इन दोनों को मेजर करने के लिए वी यूज़ वर्नियर कैलिपर। इन दोनों को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर ही यूज़ करेंगे। हमारा पार्ट सी भी जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट सी के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटे तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं पार्ट डी जो है उसको स्टार्ट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग पार्ट डी जो है वो अपना कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।